हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट सत्येंद्र कुमार अंतिल पार्ट 2। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वेरियस डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी इंक्लूडिंग द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस डॉक्ट्रिन, सेक्शन 41, 41A, सेक्शन 60, सेक्शन 167 एंड ऑनवर्ड्स। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के ऊपर इन्होंने क्या कहा है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का बेसिक मतलब यह है कि माना जाएगा कि एक व्यक्ति जो होता है वो इनोसेंट होता है जब तक कि ट्रायल के बाद कोर्ट प्रूव ना कर दे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। तो ये ड्यूटी होती है एजेंसी की। एजेंसी का मतलब हमारी ईडी, सीबीआई, पुलिस, इन सब की ड्यूटी होती है कि वो बियॉन्ड डाउट जाके ये साबित करे कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया भी है कि नहीं किया है। फिर एक कनाडा का केस आया था, उसका नाम था कोरी ली जेम्स मायर्स का केस। उसमें कोर्ट ने कहा था कि बेल हैज टू बी कंसिडर्ड ऑन एक्सेप्टेबल लीगल पैरामीटर्स, यानी कि लीगल पैरामीटर्स को देखने के बाद ही हमको किसी को बेल देनी है। लेकिन इसमें प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि एक व्यक्ति इनोसेंट है इसलिए उसको बेल मिलनी चाहिए। जब तक प्राइमा फेसी उसके विरुद्ध मैटर साबित अगर नहीं हो जाता तो फिर उसे बेल दे देनी चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ और चीजों का ध्यान रखना है कि अपराध में कितनी गंभीरता थी। क्या वो व्यक्ति कोर्ट से कहीं भाग तो नहीं जाएगा? अगली बार कोर्ट बुलाया जाए तो कहीं ऐसा तो ना हो कि वो कहीं विदेश चला जाए, टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस ना कर दे, या फिर ऐसा अपराध फिर रिपीट ना कर दे। इसके ऊपर कोर्ट का ये डिस्क्रिशन है कि वो किसी को बेल दे ना दे। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि दो चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। तो पहला रोल जो है वो किस चीज का है? वो कहता है कि दिस राइट हैज टू एस्पेक्ट्स। पहला है, अ पर्सन चार्ज विद द ऑफेंस हैज अ राइट नॉट टू बी डिनाइड बेल विदाउट जस्ट एंड रीजनेबल कॉजेस, यानी कि कोई जस्ट कारण होने चाहिए, वाजिब कारण होने चाहिए कि किसी को आप बेल क्यों नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात है राइट टू रीजनेबल बेल, यानी कि हम उस पर ऐसी भी कंडीशन ना लगा दें कि वो बेल दे ही ना पाए। अगर हम उसको कह दें कि तुम 20 लाख रुपया जमा कर दो और वो एक आम व्यापारी हो तो वो 20 लाख रुपया नहीं जमा कर सकता और इसीलिए उसको बेल नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह का ग्राउंड भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हमने इसमें कही कि इम्पोज कैश बेल ऑन अक्यूज्ड, ये हर मामले में जरूरी नहीं होना चाहिए। भाई अगर अक्यूज के पास बाकी प्रॉपर्टी है या वो दो श्योरिटी लेके आ सकता है तो फिर उसको भी कंसीडर हमें करना चाहिए। हर बार में पैसे को लेके हमें उसे बेल डिनाई नहीं करनी चाहिए। हमें ध्यान रखना है कि बेल और बॉन्ड क्या होता है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। बॉन्ड का मतलब होता है कि मैं पर्सनली अश्योर कर रहा हूं कि मैं ये अपराध रिपीट नहीं करूंगा, या मैं कल को कोर्ट में आ जाऊंगा या कोर्ट की कोई भी डेट लगेगी तो मैं उसे मिस नहीं करूंगा। और बेल का मतलब होता है मेरी कोई श्योरिटी, मेरा कोई गारंटर, जो ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं, एक या दो, और वो ये गारंटी करें कि हाँ ये व्यक्ति कल को कोर्ट में अगर नहीं आया तो हम गारंटी ले रहे हैं कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि वो व्यक्ति कोर्ट में आ जाए। कोर्ट्स हैव ऑलवेज इंटरप्रेटेड द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड हेल्ड इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड, यानी कि हमेशा अक्यूज के फेवर में जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिजम्पशन यही है कि हर व्यक्ति जो होता है वो इनोसेंट होता है। अगर कोई कहता है कि भाई उसने अपराध किया है तो वो उसकी ड्यूटी है कि उसको प्रूफ करे। और यहां पे ड्यूटी होती है प्रोसिक्यूशन की, यानी कि सरकार की ड्यूटी होती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी होती है कि वो ये प्रूफ करे कि भाई किसी व्यक्ति ने अपराध किया है कि नहीं किया है। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि बेल के अंदर प्राइमा फेसी मैटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यह देखा जाता है। बेल का ऑर्डर आमतौर से बहुत छोटा 6, 7, 8 पन्ने का ऑर्डर होता है, जिसके अंदर प्राइमा फेसी अगर मैटर बन रहा है तो फिर उसे बेल नहीं मिलेगी। साथ ही यह भी देखना पड़ेगा कि कहीं वो व्यक्ति कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर ना निकल जाए, कहीं भाग ना जाए, इसलिए कभी कभी उसका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया जाता है कोर्ट द्वारा। इसको माना गया कि आर्टिकल 21 का पार्ट है। आर्टिकल 21 का मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है, यानी कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू बेल एंड राइट टू बी कंसिडर्ड एज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। फिर हमारे पास बात की गई कि नॉन बेलेबल अपराध क्या होते हैं। नॉन बेलेबल अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो जघन्य अपराध होते हैं, सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। आमतौर से ये कॉग्निजेबल अपराध होते हैं जहां पे अरेस्ट विदाउट वारंट हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन विदाउट वारंट हो जाता है, यानी कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए नहीं, आपको अरेस्ट या इंटरोगेट करने से पहले, इन्वेस्टिगेट करने से पहले, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस करने से पहले। लेकिन फिर भी हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें क्या है? वो बातें 41, 41A एंड सेक्शन 60। इसके अंदर क्या कहा गया है? 41 बात कर रहा है चैप्टर नंबर 5 में, ये बात कर रहा है डीलिंग विद अरेस्टेड पर्संस की, कि अगर एक संज्ञेय अपराध भी है लेकिन वो छोटा अपराध है, यानी कि 7 साल से नीचे तक का अपराध है, तो फिर हमें आमतौर से कोशिश करनी है पुलिस वालों को कि उस व्यक्ति को अरेस्ट ना करे, और अगर अरेस्ट करे तो उसके रीजंस रिकॉर्ड करे, और अगर ना अरेस्ट करे तो उसके भी रीजंस को रिकॉर्ड करे। दैट द सेड पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस एंड देयर इज नेसेसिटी फॉर एन अरेस्ट, यानी कि अगर हम मानते भी हैं कि उसने अपराध किया है फिर भी उसकी नेसेसिटी अरेस्ट करने की अगर नहीं है तो उसको हम अरेस्ट नहीं करेंगे। सच नेसेसिटी इज ड्रॉन टू प्रिवेंट द कमिटिंग ऑफ फर्दर ऑफेंस। इसकी मेन जरूरी क्यों है उसको अरेस्ट करने का? कि भाई वो फर्दर अपराध रिपीट ना कर दे, तभी आप उसको अरेस्ट करेंगे।
और कल को अगर वो कोर्ट में नहीं आया, इस बात को भी हमको ध्यान रखना है कि भाई अगर वो ऐसे नेचर का व्यक्ति है कि वो भाग सकता है तो उससे बेहतर है कि अरेस्ट किया जाए। लेकिन कोशिश यही करनी है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को फॉलो करते हुए हमें उसे अरेस्ट तभी करना है जब उसकी जरूरत हो और जब वो कोर्ट में अपनी मौजूदगी रजिस्टर ना करा पाए। Thus, a police officer is duty bound to record the reasons for arrest। और अगर नहीं भी अरेस्ट करना तो उसका भी रीजन रिकॉर्ड करेगा। और यह ध्यान रखना है कि मजिस्ट्रेट उसको फर्स्ट टाइम जब उसकी जेसी या पीसी करेगा, यानी कि जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी अलॉट करेगा, 24 घंटे के बाद जब मजिस्ट्रेट के पास जाता है मामला, तो अगर वो जेसी या पीसी में कुछ भी उसको देगा तो ये देखेगा कि 41 और 41A को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर मजिस्ट्रेट ने ऐसा नहीं किया तो मजिस्ट्रेट के ऊपर भी डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है और साथ ही पुलिस के ऊपर भी एक्शन हो सकता है कि उसने उसको फॉलो किया है कि नहीं किया 41 और 41A को, और उसके ऊपर भी ऐसा एक्शन हो सकता है। फिर हमको देखना है कि 41A क्या बात कर रहा है। ये बात कर रहा है डील्स विद द प्रोसीजर फॉर अपीयरेंस बिफोर द पुलिस ऑफिसर हु इज रिक्वायर्ड टू इशू अ नोटिस। यानी कि यहां पे पुलिस ऑफिसर को नोटिफाई करना है उस व्यक्ति को कि भाई इस तारीख को इस जगह पे तुम इस थाने हमारे आ जाओगे और तुमसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे, तुमसे हम इंटरोगेशन करेंगे, और उसकी वो ड्यूटी है कि वो वहां मौजूद रहे। मान लीजिए कि वो इसको फॉलो नहीं करता, तब शायद हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा मैटर है जो छोटा मैटर है, हमको लग नहीं रहा कि वो भागेगा, लग नहीं रहा कि वो अपराध रिपीट करेगा, लग नहीं रहा कि वो टेम्परिंग करेगा विटनेसेस के साथ, तो इससे अच्छा यही है कि हम उसको नोटिस दे दें और उसकी मौजूदगी को अपने पास सर्टिफाई कर लें और उसको अरेस्ट ना करें। और कहा गया कि 41 और 41A दोनों जो हैं असल में पार्ट है आर्टिकल 21 के, और आर्टिकल 21 एक इनएलिएनेबल फंडामेंटल राइट है जो इमरजेंसी के वक्त भी छीना नहीं जा सकता है। इसलिए आर्टिकल 20 और 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स होते हैं। लॉ मैंडेट कर रहा है पुलिस ऑफिसर को टू स्टेट द फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग विच हैज लेड टू द कंक्लूजन कि भाई उसको हम अरेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी कि उसको कुछ सवालों का अपने आप से सवाल पूछने होंगे। पुलिस वाले को अरेस्ट करने से पहले अपने आप से सवाल पूछने हैं। वो क्या क्या सवाल हैं? वाई अरेस्ट, क्यों मैं इसको अरेस्ट कर रहा हूं? इज इट रियली रिक्वायर्ड, क्या वाकई जरूरी है कि उसको अरेस्ट करना है, कि बस भीड़ बढ़ानी है? वॉट पर्पज विल इट सर्व, उससे क्या मकसद सिद्ध हो जाएगा, उससे क्या पर्पज सिद्ध हो जाएगा इस दिन में, एंड वॉट विल बी द ऑब्जेक्ट, कि भैया इसका उद्देश्य क्या है, हम उसे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब के बाद ही, जब वो अपने आप से पूछ ले, उसके बाद ही किसी को अरेस्ट करे। और साथ में ये देखे कि 41 के ए से लेके ई तक के प्रोविजंस पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। साथ में हमको अगला प्रोविजन देखना है 22 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और बात करना है 57 की, जिसमें कहा गया है कि भाई किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो 24 घंटे के भीतर जल्द से जल्द ट्रांसपोर्टेशन का टाइम को काट के हम उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करें। और मजिस्ट्रेट के समक्ष जब पहली बार प्रस्तुत करेंगे तो इन पर्सन शरीर प्रस्तुत करेंगे, ताकि वो डिसाइड कर सके कि इसको पुलिस कस्टडी देनी है कि जुडिशियल कस्टडी देनी है, इसके संग क्या करना है। फिर हमको देखना है कि अगर फाइन का केवल मामला है, यानी कि बहुत छोटा मामला है, सिर्फ फाइन उसकी सजा है, तो इस मामले में अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो मजिस्ट्रेट को और ज्यादा स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि भाई अरेस्ट इसका क्यों हो गया। तो उसको कई चीजों को ध्यान देना है। इसको ध्यान देना है कि द क्वेश्चन वेदर स्पेसिफिक रीजंस हैव बीन गिवन, कि स्पेसिफिक रीजन दिया है कि नहीं दिया है। प्राइमा फेसी क्या उसका अरेस्ट करना जरूरी भी था। सेकेंडली, रीजनेबल कंक्लूजन रीच्ड बाय द पुलिस, यानी कि क्या उसने फाइनली कंक्लूड किया, किस बेसिस पे कंक्लूड किया कि इसको अरेस्ट करना चाहिए। भाई इतना छोटा सा अगर मामला था तो भाई पुलिस को तो उसको नोटिस दे देना चाहिए था, उसको आ जाना चाहिए था और सवाल जवाब होने चाहिए थे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर हमने उसको अरेस्ट किया है तो हमको बहुत सारी चीजों को कंसिडर करना है। व्हाट आर द स्पेसिफिक रीजंस, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट रीजन बताइए, क्या उसका रीजन जो है वो इस तरह का है कि वो रिलेवेंट है, और साथ में रीजनेबल कंक्लूजन क्या उसने अचीव किया। तो इन सबको ध्यान देने के बाद ही किसी व्यक्ति को अगर फाइन में अरेस्ट किया गया तो मजिस्ट्रेट इन बातों की स्क्रूटनी करेगा, और कल को मजिस्ट्रेट स्क्रूटनी नहीं करता है तो उसे अपर कोर्ट में बाद में जवाब भी देना पड़ेगा, उस पर इंक्वायरी भी हो सकती है। साथ में हमको देना है ध्यान कि द aforesaid provisions makes it clear that in all cases the arrest is not required under 41. The police officer is required to issue notice directing the accused to appear, यानी कि कायदे से उसको नोटिस देना चाहिए, और नोटिस के बाद अगर रीजनेबल ग्राउंड्स बन रहे हैं, वो भाग सकता है, कल को कोर्ट में नहीं आएगा, तभी उसको अरेस्ट करना चाहिए, वरना उसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतिल में, कि अगर इस तरह से 41 को ड्यूली कंप्लाई किया गया, 41 के प्रोविजंस को डायरेक्टली फॉलो किया गया और कम से कम लोगों के अरेस्ट हुए, तो इससे एंटिसिपेटरी बेल जो कल को कोर्ट में आ रही है, सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट में, उसकी भी मात्रा कम हो जाएगी, और इससे कोर्ट का भाई टाइम बचेगा, पैसा बचेगा,
राज्य का खर्चा बचेगा और इन सबसे जो स्पीडी ट्रायल है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। हमको ये ध्यान देना है कि 2023 के अंदर जुलाई अगस्त के महीने में 5 करोड़ इंडिया में केसेस पेंडिंग आज तक हो चुके हैं इंडिया के सारे कोर्टों में। इसलिए तेजी से निस्तारण करने के लिए जरूरी है कि हम ट्रिब्यूनल का गठन करें, हम लोक अदालत को फॉलो करें, मीडिएशन आर्बिट्रेशन को फॉलो करें और साथ में जल्दी से जल्दी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को पूरा करें और बेमतलब के कोर्ट के अंदर मुकदमेबाजी ना आए और इसी तरह से एंटिसिपेटरी बेल के मामले भी कम आए। हमको ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि राज्य सरकार इंस्ट्रक्ट करे कि ऑटोमेटिक 498A के मामले में किसी भी व्यक्ति का अरेस्ट नहीं किया जाएगा। भाई ऑटोमेटिक इफेक्ट से मतलब यहां पे मैंने मामला दर्ज किया, वहां पे अरेस्ट हो गया, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं करना है। आपको अरेस्ट करने से पहले बहुत चीजों को ध्यान देना है कि 41 कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगली बात करते हैं कि डिसीजन नॉट टू अरेस्ट एन अक्यूज्ड बी फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट विद इन 2 वीक्स। यानी कि भाई अगर किसी व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है कि नहीं किया है, इस बात की जानकारी एसपी के थ्रू हमको मजिस्ट्रेट को दे देनी है विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द केस इज रजिस्टर्ड। अगर हमने इसका फेलियर किया तो कंटेम्प्ट का चार्ज हम पे हाईकोर्ट लगाएगा। अगली बात हमको ध्यान देनी है कि ऑथराइजिंग डिटेंशन, अगर मजिस्ट्रेट किसी को डिटेन करवाने के लिए आदेश कर रहा है जेसी या पीसी कहीं पे भी, तो उस पर भी ध्यान देगा कोर्ट कि 41 और 41 के कंप्लायंस को मजिस्ट्रेट ने देखा था कि नहीं देखा था, और अगर नहीं देखा था तो डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए वो भी तैयार रहे। हमें ध्यान देना है कि मजिस्ट्रेटों को एक आदेश दिया जा रहा है कि 41A और 41 को ड्यू कंप्लाई पुलिस वाले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और उन अफसरों पे तेजी से ये अपनी गाज गिराएं, हेविली उन पे जाएं जो लोग ऐसा फॉलो नहीं कर रहे। और साथ में उन्होंने कहा है कि 60A को भी हमें देखना जरूरी है जो सिमिलर बात कर रहा है। सेक्शन 60A बेसिकली इस बारे में कह रहा है कि भाई आप जो भी अरेस्ट करेगा पुलिस वाला या जो भी अथॉरिटी अरेस्ट करेगी वो करेगी इन अकॉर्डेंस विद सीआरपीसी। फिर हमारे पास सेक्शन आता है 87 और 88। वो क्या कह रहा है, इशू अ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन। यानी कि आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद हमारे पास 2-3 तरीके हैं। तो पहला है समन। तो समन बेसिकली इस चीज से है जो 61 ऑनवर्ड्स दिया हुआ है सीआरपीसी के अंदर कि भाई एक कॉपी आपको दे दी जाएगी और दूसरी कॉपी जो है उस पर आप पीछे साइन कर देंगे और कोर्ट का जो प्रोसेस सर्वर होगा वो कोर्ट को वापस कर देगा और आपको उस तारीख को कोर्ट में मौजूद हो जाना है। इसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका है, वो है हमारे पास बेलेबल वारंट। तो बेलेबल वारंट भाई अगर आप कोर्ट के अंदर आ गए तो फिर आपका वारंट कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर आप अरेस्ट नहीं होंगे। लेकिन इसके बाद तीसरा तरीका होता है, वो होता है नॉन बेलेबल वारंट, जहां पे आपको पकड़ के कोर्ट के अंदर ले आया जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि भाई कोर्ट को कि वो आपको समन से ही बुला ले, क्योंकि इससे पर्सनल लिबर्टी कटेल होती है। और आर्टिकल 21 क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के बारे में बात करता है, तो किसी भी इनोसेंट व्यक्ति को बेमतलब का अरेस्ट कर लेना और उसकी लिबर्टी को कर्टेल कर देना सही नहीं है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हर चीज समन से पॉसिबल हो सके। लेकिन कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, किसी भी मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट नहीं कर सकता कि आप हर मामले में समन ही भेजेंगे, क्योंकि सिचुएशन टू सिचुएशन, केस टू केस डिफर करता है व्यक्ति। अगर अक्यूज इस नेचर का है कि वो भाग सकता है तो जरूरी है कि उसको बुलाने के लिए आप नॉन बेलेबल वारंट ही पहले इशू करें। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि भाई प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि वो आर्टिकल 21 का पार्ट है, हमको यह कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को समन से ही बुला लें और नॉन बेलेबल वारंट कम से कम इशू करें। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 88 सेक्शन। वो क्या कह रहा है, पावर टू टेक द बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। ये कहता है कि सच ऑफिसर में रिक्वायर द पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद या विदाउट श्योरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस इन द कोर्ट। यानी कि कोर्ट चाहे तो उसकी मौजूदगी को कंफर्म करने के लिए उससे बॉन्ड भरवा सकती है विद या विदाउट श्योरिटीज। हमने आपको मतलब बता दिया है कि बॉन्ड का मतलब ये हो गया कि पर्सनल अपीयरेंस के लिए मैं खुद बॉन्ड भर रहा हूं, और श्योरिटी का मतलब हो गया कि मेरे साथ 1 या 2 गारंटर साथ में लग जाए। पर इसमें वर्ड यूज किया गया है मे रिक्वायर। तो कोर्ट चाहे तो ऐसा करे और चाहे तो ऐसा ना करे। इंदर मोहन गोस्वामी के केस में कोर्ट ने क्या कहा कि डिस्पाइट द एफोरसेड क्लियर डिक्टम, जो क्लियर कट लिखा गया है, वी नोटिस कि नॉन बेलेबल वारंट ज्यादा इशू किए जा रहे हैं। कोर्ट खुद कह रहा है कि भाई जब धारा खुद कह रही है कि आप समन से बुला सकते हैं किसी व्यक्ति को, तो जबरदस्ती नॉन बेलेबल वारंट क्यों इशू कर रहे हैं। वो केवल उसी मामले में इशू कर सकते हैं आप जहां पे आपको इस तरह की नेसेसरी नीड लगे कि किसी भी व्यक्ति की लिबर्टी को कर्टेल करना आवश्यक हो गया है। साथ में कोर्ट ने कहा कि समटाइम्स हम मालूम है हमको कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है कि वो व्यक्ति खुला ना भागे, वो व्यक्ति खुले में ना रहे, और वो व्यक्ति हो सकता है कि अपराध फिर से कमिट कर दे। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि उस समन से बुला ले, लेकिन अगर इस तरह का खतरनाक व्यक्ति है तो उसके लिए हम नॉन बेलेबल वारंट भी इशू कर सकते हैं, पर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसके लिए समन इशू करें। कोर्ट ने बताया 3 मामले ऐसे कि कब आप किसी को नॉन बेलेबल वारंट दे सकते हैं।
तो पहला कोर्ट ने कहा कि ही विल नॉट वॉलंटरी अपीयर इन कोर्ट। वो जानता है कोर्ट कि भाई कब ये व्यक्ति वॉलंटरी अपीयर तो कोर्ट में होगा नहीं, ये व्यक्ति भाग सकता है, इस व्यक्ति के पीछे पुलिस लगानी पड़ जाएगी, तो अच्छा है कि इसको नॉन बेलेबल वारंट से बुला लो। दूसरा क्या है, अथॉरिटीज आर अनेबल टू फाइंड द पर्सन। हमने उसको पहले समन भेजा, फिर बेलेबल वारंट की जगह हमने नॉन बेलेबल भेज दिया। क्यों? क्योंकि पुलिस को ढूंढ ही नहीं पा रही है। और तीसरा है कि वो किसी भी व्यक्ति को हार्म कर सकता है अगर उसे कस्टडी में नहीं रखा गया। वो गवाहों के संग छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, वो किसी का मर्डर कर सकता है, वो ऐसा अपराध कर सकता है, वो किसी को धमकी दे सकता है। तो कोर्ट इस मामले में भी जो है वो नॉन बेलेबल वारंट डायरेक्टली इशू कर सकती है। इसमें वर्ड यूज किया गया है 88 के अंदर में, और कोर्ट ने इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझाया कि डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द कोर्ट इज फॉर द पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एंश्योरिंग द अपीयरेंस ऑफ सच पर्सन। हमको केवल उसकी अपीयरेंस को सिक्योर करना है। अब वो कोर्ट में आएगा और उससे उसकी अपराधी प्रूव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमें उसे केवल बुलाना है कोर्ट के अंदर, तो हमको कम से कम मीन्स इस्तेमाल करने चाहिए उसको बुलाने के लिए, क्योंकि हमें बस उसकी अटेंडेंस को सिक्योर करना है, इससे ज्यादा फिलहाल कुछ नहीं करना। लास्ट में बात करते हैं अबाउट सेक्शन 167, जो ये कह रहा है कि भाई अगर मैजिस्ट्रेट के समक्ष पहली बार किसी व्यक्ति को लाया जाता है तो उसको इन पर्सन लाया जाएगा, वो भी 24 घंटे के भीतर लाया जाएगा, एक्सक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन टाइम। लेकिन उसके बाद 60 और 90 दिन का जो कैलकुलेशन होता है, जो 60 और 90 दिन यानी कि जेसी और पीसी का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई वो 60 दिन के बाद उसको डिफॉल्ट बिल मिल जाएगी और 90 दिन के बाद डिफॉल्ट बिल मिल जाएगी। 60 दिन का मतलब तब जब 10 साल से नीचे का अपराध हो, और 90 दिन का मतलब तब जब अपराध 10 साल से ऊपर हो। तो ऐसे मामलों में अगर चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है तो 60 और 90 दिन के बाद उसको ऑटोमेटिक इफेक्ट से डिफॉल्ट बिल मिल जाएगी। तो यहां पे कोर्ट ने कहा है कि नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ अक्यूज्ड टू द पुलिस अनलेस अक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि पहली बार उसकी मौजूदगी इन पर्सन होनी चाहिए, वरना अगर मैजिस्ट्रेट ने कभी ऐसा कर दिया कि वो विदाउट फर्स्ट शोइंग द पर्सन उसको जेसी या पीसी में भेज देता है तो फिर उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। और लास्ट में हम इस बारे में बात करते हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को भी यहीं से निकाला गया है और कहा गया कि इज आल्सो इनबिल्ट इन दिस प्रोविजन अंडर 167 क्लॉज 2 एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैज टू एक्सपर्टाइट द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कि भाई किसी भी व्यक्ति को हम कस्टडी में क्यों रखें इतनी जल्दी? अगर हमें कोशिश करनी है कि हम चार्जशीट जल्द से दाखिल करें ताकि वो व्यक्ति साबित हो जाए कि भैया उसके ऊपर ट्रायल चलना है कि उसे घर जाना है, क्योंकि जितना लेट प्रोसेस करते जाएंगे हम, जितना डिले करते जाएंगे चार्जशीट वाला प्रोसेस को, उतनी देर तक वो जेल में रहेगा। तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का बेहतर इसी में है कि हम इन्वेस्टिगेशन को क्विकली वाइंड अप करें और फाइनली डिसाइड करें कि उस व्यक्ति के ऊपर ट्रायल चलना है कि उस व्यक्ति को रिलीज कर देना है। फाइनली कोर्ट ने ये कहा कि अंडर 167 ऑफ सीआरपीसी विच वाज प्रायर इन फोर्स। तो इसी के साथ हम टॉपिक को खत्म करते हैं आज के, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट 3 ऑफ सत्येंद्र कुमार अंतिल। थैंक यू एवरीवन।